हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो है स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आइडियली ये उनके लिए है जो ऑलरेडी बायो में 250 के आसपास स्कोर कर रहे हैं। 250 260 स्कोर आ रहा है और वो अपने स्कोर को 300 प्लस ले जाना चाहते हैं। हालांकि इसका फायदा उनको भी होगा जिनके 250 से कम आ रहे हैं या जो अभी बिल्कुल ही शुरुआत कर रहे हैं पढ़ने की, बट मेनली ये उनके लिए मैंने बनाई है जो इतने के आसपास अपने टेस्ट में स्कोर कर रहे हैं। ये टेस्ट कोई भी टेस्ट हो सकते हैं जो नीट के पैटर्न पे बेस्ड है, या आपके यूनिट के टेस्ट हो सकते हैं, मल्टीपल यूनिट्स का टेस्ट हो सकता है, या फुल सिलेबस टेस्ट भी हो सकता है। कोई भी टेस्ट जो नीट के बेसिस पर है उसमें 300 प्लस अगर आपको बायो में स्कोर करना है तो आप क्या कर सकते हो। तो ये तो हो गया। अब दूसरी चीज, ये वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये तो सबको ही पता है कि पढ़ना चाहिए, इतना टाइम देना चाहिए, ऐसे पढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी जो लोग 260 250 स्कोर कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि वो पढ़ाई नहीं कर रहे। मेरी टारगेट ऑडियंस वो इसीलिए है क्योंकि मुझे पता है कि वो पढ़ रहे हैं बट किसी ना किसी वजह से वो अपने गोल को प्रॉपरली अचीव नहीं कर पा रहे। उनकी बात हम यहाँ पर पर्टिकुलरली करेंगे। अगर आप इन लोगों में हो तो मेरे हिसाब से सबसे पहली चीज है, ये सबसे पहला वाला पॉइंट जो कि है एक्सेप्टेंस एंड ऑनेस्टी। सबसे पहले आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा और आपको इस अप्रोच में ऑनेस्ट बनना पड़ेगा कि आपका स्कोर किसी भी वजह से, आपके कम पढ़ने की वजह से, पेपर के टफ होने की वजह से, पेपर में मिस्टेक्स होने की वजह से, किसी ना किसी वजह से वो कम हुआ है। ठीक है, इसके बाद अब जब आप प्रैक्टिस करोगे तो वहां पे आपको अपने आप को करेक्ट करना है। ठीक है, उसकी बात हम अभी आगे करेंगे। तो सबसे पहली चीज है आपको ऑनेस्ट बनना होगा। आपके अप्रोच में कुछ ना कुछ कमी है जिसकी वजह से आप 300 के बाद नहीं जा पाए। ठीक है, सबसे पहले तो ये चीज हो सकता है आप किसी किसी टेस्ट में चले जाते हो, 300 के थोड़ा बहुत ऊपर निकल जाते हो, लेकिन आपका एवरेज जो है वो यही रहता है 260 270 250 ऐसा रहता है। जब तक आप एवरेज नहीं ले जाओगे 300 के ऊपर तब तक मैं पर्सनली आपको बोलूंगा कि आप खुद को 300 प्लस वाला स्टूडेंट ना ही मानो तो अच्छा है। ये तो बात हो गई एक्सेप्टेंस और ऑनेस्टी। अब जब हमने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि हमारे अप्रोच में कोई कमी है, हमें कुछ बेहतर करना चाहिए, तो हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट है एनालिसिस एंड रीजंस। एनालिसिस आपको करना है हर उस पेपर का जो आपने दिया है। पेपर एनालिसिस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, आपको पेपर का एनालिसिस करना है और रीजंस ढूंढने हैं कि आपके मार्क्स 300 के पार क्यों नहीं जाते। जो दो मेजर रीजंस मेरी निगाह में है वो ये, एक तो टाइम। कई लोगों को टाइम कम पड़ जाता है और वो एंड में जल्दी क्वेश्चन करने के कोशिश करते हैं और उसकी वजह से उनके क्वेश्चंस जो है या तो नहीं हो पाते हैं या गलत हो जाते हैं, है ना। तो टाइम एक रीजन हो सकता है। टाइम इसलिए क्योंकि उससे प्रेशर आता है, आपके पास टाइम नहीं है, आप जल्दी क्वेश्चन करोगे, हो सकता है आपसे गलती हो जाए, तो वो टाइम की वजह से हो रहा है। दूसरे मिस्टेक्स हैं जो बिना टाइम के भी होंगे आपसे। अगर आप टाइम का प्रेशर नहीं भी हो आपके ऊपर तब भी आप कई सारी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आप कमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो टाइम मैनेजमेंट यूजुअली, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर आप अनगिनत वीडियो देखोगे कि टाइम कैसे मैनेज करना चाहिए, क्या करना चाहिए। मेरा मानना ये है कि जो भी आपका स्कोर आ रहा है, ओवरऑल की बात मैं कर रहा हूँ, आपका स्कोर लेट्स से 500 आता है, आउट ऑफ 70 500 आता है, तो ये स्कोर आपका लेट्स से अभी का स्कोर है, तो आप इसको बेसलाइन मान लो और इसके लिए आप एग्जैक्टली पता करो कि आप ये जो स्कोर करते हो इसमें आपको कितना टाइम लगता है। ठीक है, मतलब ये आपका अगर पर्सनल बेस्ट है तो आप यहाँ तक कितने टाइम में पहुंच गए वो आपको पता होना चाहिए। और ये आप अपने खुद से पेपर देके कर सकते हो, खुद से आप टेस्ट
डिजाइन करके कर सकते हो, या आपको बहुत सारे टेस्ट मिल भी जाएंगे, टेस्ट सीरीज चलती रहती है तो आप वहां से भी कर सकते हो। आपको ये चीज एनालाइज करनी होगी कि आप अपना पर्सनल बेस्ट कितने टाइम में दे पाते हैं, इसको आपको ऊपर ले जाना है। ठीक है, जो भी, क्योंकि टाइम तो वही रहने वाला है, टाइम तो बढ़ेगा नहीं, आपका पर्सनल बेस्ट आपको अच्छा करना है, तो आपको इसको आगे ले जाना है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट भी मेरा आज का फोकस नहीं है, मेरा फोकस है मिस्टेक्स। टाइम मैनेजमेंट आप करना सीखोगे, उसके ऊपर भी अलग से वीडियो आएगी। बहरहाल मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया है कि आपका जो पर्सनल बेस्ट है वो आपको ऊपर ले जाना है इन द गिवन टाइम। हालांकि उसका थोड़ा बहुत आइडिया आपको आगे मिलेगा। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मिस्टेक्स की, कि मिस्टेक्स कौन से टाइप के हो सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं उनके। तो पहली जो मिस्टेक है वो तो हो गई कैलकुलेशन मिस्टेक। ये बायो के केस में कम ही होगी, क्योंकि बायो में बहुत कम ही ऐसी जगह हैं जहां पर आप कैलकुलेशंस करते हो। जेनेटिक्स हो सकती है वो जगह, मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस जगह हो सकती है, कुछ जगहों पर इकोलॉजी में शायद आपको कहीं जरूरत पड़ जाए, बाकी मोस्टली आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत कम ही पड़ेगी, लेकिन आप कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। दूसरे क्वेश्चंस जो होते हैं या दूसरी मिस्टेक्स जो आप करते हो वो मेमोरी बेस्ड मिस्टेक्स हो सकती हैं, यानी कि ऐसी मिस्टेक्स हो सकती हैं जिनमें आपसे साइंटिस्ट का नाम, किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का नाम, ईयर पूछा गया हो, डेट पूछी गई हो, कोई डेटा पूछा गया हो जो आपको याद है, ये भी एक तरीके की मिस्टेक हो सकती है। इसके अलावा जो मेन वाली है वो ये है कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स। कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक का मतलब हो गया आपसे कुछ एप्लीकेशन एक्सपेक्ट किया जा रहा है, आपको क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आपको कोई आइडिया जो आपने पढ़ा हुआ है वो अप्लाई करना है और फिर आप आंसर दे सकते हो। तो ये तीसरे टाइप की मिस्टेक हुई, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक। आप नोटिस करोगे मैंने इसमें सिली मिस्टेक नहीं लिखा है। सिली मिस्टेक मैंने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि कोई भी मिस्टेक सिली नहीं होती है। आप सिली मिस्टेक जिस चीज को बोलोगे उसको आप सीरियसली लेना छोड़ दोगे और वो बार बार रिपीट होगी। आप जो अभी स्कोर कर रहे हो उस स्कोर से अगर आपको ऊपर उठना है तो आपकी हर मिस्टेक सीरियस मिस्टेक है, कोई भी मिस्टेक सिली नहीं है, क्योंकि मिस्टेक कैसी भी हो उसका नुकसान एक जैसा ही है। ठीक है, अब मैं आपको एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का सेट दिखाता हूं जिसमें मैं पर्सनली ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि हम ये क्वेश्चंस करेंगे या कर रहे हैं। आप हाइपोथेटिकली ऐसा मान लो कि आप ये क्वेश्चंस कर रहे हो, ठीक है। और अब हम देखेंगे कि हम इसको कैसे एनालाइज कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चंस 11, 12 दोनों स्टैंडर्ड के हैं। कुछ क्वेश्चन आप जरूर रिलेट करोगे उनसे। पूरे नीट के लिए अगर आप पढ़ रहे हो तो आपके सामने ये कभी ना कभी आएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन वन टर्न ऑफ ए डीएनए डबल हेलिक्स। ठीक है, ये डायरेक्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। ये अगर आपको याद है तो है, नहीं है याद तो नहीं। अगर आपको याद है तब भी आप इसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक कर सकते हो। वो मिस्टेक होगी यूनिट की, नैनोमीटर है या एंगस्ट्रॉम है या क्या है, क्योंकि बायो में आप देखोगे आपको कई जगह पे माइक्रोमीटर, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर इस तरीके के यूनिट्स मिलेंगे, तो कई बार हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये एक पॉसिबल मिस्टेक है जो यहाँ पे आप कर सकते हो। बहरहाल आपने इसको चूज कर लिया, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, आप आसानी से इसको कर लोगे अगर आपको याद है तो। क्वेश्चन नंबर 2 भी एकदम डेटा बेस्ड क्वेश्चन है। इस बात से पूछा गया है कि एक टर्न जो होता है डीएनए डबल हेलिक्स का उसमें कितने बेस पेयर होते हैं, ये भी आप आसानी से बता सकते हो। अब अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वो क्वेश्चन है कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे कहता है कि
एडेनिन का परसेंटेज है 20, यानी कि 20% एडेनिन। डीएनए की लेंथ आपको दी हुई है 340 एंगस्ट्रॉम और परसेंटेज ऑफ गुआनिन इसमें आपको निकालना है। तो इस क्वेश्चन में आपको ये दोनों ही डेटा, जो अगर आपको ये दोनों क्वेश्चन आते तब आप इसमें थोड़ा बहुत आगे बढ़ते, क्योंकि इसमें आपको लेंथ ऑफ डीएनए दी हुई है, आपको टोटल टर्न्स कैलकुलेट करना। टोटल टर्न्स कैलकुलेट करने के बाद आप टोटल नाइट्रोजनस बेसिस कितने हैं वो कैलकुलेट कर पाओगे। ये सब करने के बाद आप चारगाफ्स रूल अगर आपको आता है वो अप्लाई कर पाओगे, तब जाके आपको इसका आंसर मिलेगा। मैं इनमें से किसी का भी आंसर नहीं दे रहा हूं, आप इसके आंसर कमेंट्स में दे सकते हो। अगर आप देते हो तो मैं उसको करेक्ट करूंगा, आपको बताऊंगा कि आंसर क्या है, क्योंकि मेरा पॉइंट यहाँ पे ये नहीं है कि मैं आपको आंसर बताऊं। पॉइंट मेरा ये है कि आप क्वेश्चन को कैसे देखते हो वो मैं आपको समझाऊं। तो ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें करी हुई मिस्टेक 1 और 2 में करी हुई मिस्टेक से ज्यादा सीरियस है। ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे नहीं है और इन तीनों की गलतियां भी एक जैसी नहीं है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 नहीं कर पाते तो वो ज्यादा सीरियस मिस्टेक है, उस पर आपको पहले ध्यान देना चाहिए। इसके लिए आपको हो सकता है टीचर की जरूरत पड़े या आपको कोई दूसरा मटेरियल देखना पड़े, आपको इसमें ज्यादा मेहनत लगे। 1 और 2 ये आसानी से हो सकते हैं। आपकी जो भी टेक्स्ट बुक, कोचिंग का मटेरियल, जो भी आप आसानी से देख के इसको करेक्ट कर सकते हो। अब लेट से आप 3rd में कंफ्यूज हो, क्वेश्चन नंबर 3 में आप कंफ्यूज हो, आपको लग रहा है कि क्वेश्चन का आंसर बी होना चाहिए और एक कैलकुलेशन आपको ये भी बता रही है कि इस क्वेश्चन का आंसर सी भी हो सकता है या ए भी हो सकता है, या जो भी आप कंफ्यूज हो। वैसे कैलकुलेशन है तो आपको क्लियरली आंसर मिल जाएगा। अगर आप कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन में कंफ्यूज हो रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसको हाइपोथेटिकल वाला तुक्का इसमें लगाना चाहिए, इसको आप छोड़ दो तो बेहतर है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इकोलॉजी से है। व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इकोसिस्टम्स ऑन अर्थ? अगर आपने इकोसिस्टम पढ़ा है तो एनसीईआरटी इन दोनों ही चीजों को मेंशन करती है। सन के लिए कहा जाता है कि वो है सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इकोसिस्टम्स, और कुछ फिर एनसीईआरटी बोलती है कि ऐसे भी इकोसिस्टम्स हैं जहां पर सनलाइट नहीं पहुंचती है, तो उसके लिए हाइड्रोथर्मल वेंट्स। तो यहाँ पर आपको बोथ का ऑप्शन मिल रहा है तो आप वहां जाओगे, लेकिन अगर ये ऑप्शन आपके पास ना होता तो आप सन को चूज करते। या कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज भी होते हैं कि ए चूज करें या बी चूज करें, वैसे आप ए चूज करते हैं और यहाँ पर बोथ का ऑप्शन है तो ए और बी चूज करते हैं। आप लेट से आंसर कर रहे हो लेकिन आप श्योर नहीं, तो आप हमेशा प्रैक्टिस करते समय इस चीज का ध्यान रखो कि आपको जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो उस क्वेश्चन पे सर्कल मार्क करते हुए चलना है जो आप श्योर नहीं हो लेकिन आप आंसर लगा रहे हो, आप उसको छोड़ना नहीं चाहते हो। आप इतने श्योर हो कि मोस्ट प्रोबेबली आंसर जो आप लगा रहे हो वही होगा, लेकिन आप 100% श्योर नहीं। तो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो इस तरीके के क्वेश्चन को हमेशा मार्क करते हुए चलिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हाउ मेनी प्लांट्स आर डाइहाइब्रिड इन F2 जनरेशन ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस? ये क्वेश्चन भी एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ये आपसे डाइहाइब्रिड क्रॉस करने को नहीं कह रहा है, ये आपसे कह रहा है कि डाइहाइब्रिड क्रॉस करने के बाद उस क्रॉस की जो प्रोजेनी होगी, जो F2 जनरेशन होगी, उसमें कितने डाइहाइब्रिड ऑफस्प्रिंग्स होंगे। डाइहाइब्रिड ऑफस्प्रिंग हो गया जो दोनों जीन पेयर के लिए हेटेरोजाइगस, तो ऐसे कितने। ये भी एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपसे ये नहीं होता तो ये ज्यादा सीरियस बात है। अगर आपसे ये पूछा गया होता कि डाइहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो कितना होता है और आप ये नहीं बता पाते कि 9:3:1 होता है, तो ये इतनी सीरियस बात नहीं है, आप देख लोगे, वैसे आपको याद हो ही जाएगा। बट अगर आप नहीं भी बता पाते तो आप कर सकते हो, ये सीधा सीधा है। बट अगर आप ये क्वेश्चन आंसर नहीं कर पा रहे हो तो आपको ज्यादा जरूरत है, इसका मतलब आपने पढ़ाई उतने लेवल तक नहीं की, तो आपको इसको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा।
अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इंडिपेंडेंट ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अगर आपने प्लांट किंगडम पढ़ा है तो आप बता सकते हो कि टेरिडोफाइट्स या फर्न्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होते हैं या करते हैं। ये क्वेश्चन करा के मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं। अब आते हैं हम पॉइंट्स पे। सबसे पहला पॉइंट, हमेशा टाइम बाउंड तरीके से क्वेश्चन करेंगे। आपके नीट के अंदर बायो के 90 क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार में जब एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 90 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। उसमें आप टाइम सेट करिए कि आप कितने टाइम में ये क्वेश्चंस कर लेंगे। अनरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए आपका टाइम जो लिमिटेशन है। आप उसको डेफिनेटली बढ़ा सकते हैं। अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप हर क्वेश्चन को 30 सेकंड में करने की कोशिश करें। धीरे धीरे हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस आपको अभी एक्यूरेसी की करनी है, तो आप टाइम में रिलैक्स भी ले सकते हैं, लेकिन टाइम बाउंड होना चाहिए और क्वेश्चन नीट के हिसाब से होना चाहिए। तो 90 क्वेश्चंस होने चाहिए, या अगर आप जूलॉजी बॉटनी में डिवाइड कर रहे हैं तो रफली आप मान के चलो 45, तो आप 45 ले सकते हो एट अ टाइम या 90 ले सकते हो। आई वुड सजेस्ट कि आप 90 लो। दूसरा, ये जो आपको दिख रहा है ये मैंने मार्क किया था, ये सोचते हुए कि मैं जो आंसर लगा रहा हूं उसमें 100% श्योर नहीं, मैं कंफ्यूज हूं, तो मैं इसको सर्कल करता हुआ चलूं। तीसरा, आप जिस भी बुक से कर रहे हैं, कोई भी बुक हो सकती है, क्वेश्चन के आंसर आप लगातार देखते हुए नहीं चलेंगे। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन देखते हैं, फिर पीछे आंसर देखते हैं, फिर अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर आंसर देखते हैं। वो आप नहीं करेंगे। आपने 90 क्वेश्चंस लिए हैं तो आप 1 2 3 4 5 करके ऐसी एक की बना लीजिए, उसमें आप आंसर लिखते हुए चलिए। और इसमें ही आपको, जैसे मेरा क्वेश्चन नंबर 4 पे डाउट था कि मैंने सही किया है कि नहीं, उस पे सर्कल करते हुए चलिए। इससे होगा ये कि अगर आपका क्वेश्चन सही हो भी जाता है, लेट्स से मैंने 4 का डी लगाया था और मेरा सही हो गया, तब भी मुझे ये पता रहेगा अपने पास से कि ये क्वेश्चन में मैं 100% श्योर नहीं था, मीनिंग मुझे इसे पढ़ने की जरूरत है, भले ही चाहे मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऐसा ना करने पे क्या होगा कि आप ये भूल जाएंगे कि इस क्वेश्चन में आपको डाउट था, आप ये भूल जाएंगे कि ये टॉपिक आपका ढंग से पढ़ा हुआ नहीं है या आपको इसमें कंफ्यूजन है, और आप ऐसे ही पेपर में चले जाएंगे। और जब वहां पे इसी क्वेश्चन में कोई वेरिएशन आएगा तो आप फंस जाएंगे और आप गलती कर बैठेंगे। तो ये स्टेप्स बहुत जरूरी है। टाइम बाउंड रखिए, नंबर्स जो नीट में पूछे जाते हैं उतने ही एक टाइम पे प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस को मार्क करते हुए चलिए, खासतौर पे जिन क्वेश्चंस में आपको डाउट है लेकिन आप आंसर कर रहे हो। कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन में तुक्का ना ही लगाएं तो अच्छा है, क्योंकि अगर आपकी कैलकुलेशन में आपको डाउट है तो मोस्ट ऑफ आपका आंसर गलत ही होगा, तो आप उसमें एजुकेटेड गेस नहीं लगा सकते। लेकिन आप कई सारे वैसे नॉन कैलकुलेटिव क्वेश्चन में आप लगा सकते हैं, बट वो आपको प्रैक्टिस करते समय उसको आइडेंटिफाई करते हुए चलना होगा कि आप इस तरीके का कोई क्वेश्चन कर रहे हो या आप तुक्का लगा रहे हो। आप ऐसे करोगे तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट देखने को मिलेगा। ये तो बात हो गई आपके प्रैक्टिस की। मैंने आपको जो भी चीजें बताई है, इसके अलावा और भी मिस्टेक्स हो सकती हैं, जैसे पेपर का टफ हो जाना। आप ये बोल सकते हो कि पेपर इस बार ज्यादा टफ आ गया था, या पेपर में कोई मिस्टेक थी, क्वेश्चन आपको लग रहा था कि क्वेश्चन ही गलत है। तो ये मिस्टेक्स जैसा आपके स्कोर को अफेक्ट करेंगी, ऐसा ही सबके स्कोर को अफेक्ट करेंगी। तो इसीलिए स्कोर से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है रैंक। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पेपर टफ था तो फिर आप स्कोर की चिंता मत करो, फिर आप रैंक देखो। अगर आपकी रैंक जितनी पहले आ रही थी उतनी ही है या उससे इंप्रूव हुई है तो अच्छी बात है, इसका मतलब पेपर सबके लिए टफ था। लेकिन अगर आपकी रैंक डिक्रीज हुई है, इसका मतलब कुछ लोगों ने आपसे बेटर अभी भी परफॉर्म किया, यानी कि उनके लिए वो टफ नहीं था। नीट का जो पेपर है
ये किसी स्कोर का पेपर नहीं है। नीट में आप दूसरे लोगों से compete कर रहे हो। अगर उसी पेपर है वो आपसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इसका मतलब आपकी तैयारी अभी उस लेवल पर नहीं पहुंची। उसके लिए आपको प्रयास करना है और उसके लिए ज्यादा अच्छा सोर्स होती है रैंक। लेकिन प्रैक्टिस के टाइम पे आप स्कोर को ध्यान में रख सकते हैं, आप 300 प्लस के लिए टारगेट कर सकते हैं। आप उसको अचीव करेंगे तो आपकी रैंक डेफिनेटली अच्छी हो जाएगी। That being said, this is the end of this video. We have other videos जैसे पेपर एनालिसिस, टाइम मैनेजमेंट, which will come in the future.